वेलकम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जितेंद्र कालरा। व्यूअर्स, हाल ही में दिल्ली में जिहादियों ने एक आतंकी घटना को अंजाम दिया था और उसके बाद बहुत सारे विस्फोटक भी पकड़े गए। इस पे हमने एक प्रोग्राम भी किया था और उसमें आप लोगों ने बहुत अच्छा सराहा और अपने अपने व्यूज़ भी दिए। लेकिन व्यूअर्स, जब भी कोई ऐसी आतंकी जिहादी घटना होती है, इनके पक्षधर बहुत सामने आते हैं, उनका समर्थन करने वाले बहुत सामने आते हैं। जैसे कि मुफ्ती महबूबा मुफ्ती आके एक गंदी सी स्टेटमेंट दी उसने, या और भी बहुत सारे लोग। इनकी दलील होती है कि कुछ मुट्ठी भर लोग, भटके हुए नौजवान। अरे हमने उनका ठेका ले रखा है क्या? इन मुट्ठी भर लोगों का? इन मुट्ठी भर लोगों ने ही पाकिस्तान बनवा दिया। कश्मीर से हिंदू पंडितों का पलायन हो गया, अपने ही देश में वो बेचारे किस हालत में रहे, बस कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी हाल ही में बांग्लादेश की स्थिति देखो, वो मुट्ठी भर ही हैं वो लोग, मुट्ठी भर लोगों ने तख्ता पलट कर दिया। तो ये मुट्ठी भर कह कह के इनके समर्थन करने वाले ये लोग, इनका क्या इलाज हो? इस इस्लामिक जिहाद का ये जो डी रेडिकलाइजेशन करते हैं, आखिर हल क्या है इस समस्या का? तो इस विषय को समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने विश्लेषक कर्नल आरएसएन सिंह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सर, ये बार बार ये जो इनके समर्थक आते हैं, जिहादियों के स्टेटमेंट्स ऐसी आती हैं, गुस्सा आता है सर, देख के खून खौलता है। इनका ये हल क्या है सर? इस समस्या का असली जड़ क्या है इनकी? जितेंद्र जी, आपके पब्लिक 24x7 के दर्शकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसी जब भी कोई घटना घटती है, और इतनी बड़ी घटना घटी जिसके कई पहलू हैं, यहाँ तक जैविक युद्ध, बायोलॉजिकल वॉरफेयर भी है, उसके बावजूद ये जो कवरिंग फायर देने वाले हैं बेशर्म लोग, और आपको यही बोलेंगे इस्लाम तो ऐसा बताता नहीं, तो इस्लाम नहीं बोलता तो इनको आप बोलो कि इनको इनकी लाशों को जला दिया जाए। नहीं, जला नहीं दिया जाए, इनको कूड़े में फेंक दो। बिल्कुल। मजहब जिहादी का तो कोई मजहब नहीं होता ना, तो ये इनको मार के कूड़े में फेंक दो इनको, पहली बात। दूसरी बात कि ये थोड़े से लोग, भटके हुए लोग, अरे भाई, थोड़े से भटके हुए लोग यहाँ पर आए, बार बार हमारी मंदिरों को थोड़े से लोग, ठीक है ना, यहाँ पर हमसे जजिया लिया थोड़े से लोग, हमारे यहाँ बिल्कुल इतना बड़े उसमें डरा के, तलवार से डरा के लोगों को कन्वर्ट किया थोड़े से लोग। उसके बाद से थोड़े से लोग ने ये आपको मोपला जो वो हुई थी जिहाद, जो कि एक नरसंहार था, थोड़े से लोगों ने मोपला कर दिया, थोड़े से लोगों ने डायरेक्ट एक्शन डे कर दिया, थोड़े से लोगों ने पाकिस्तान बनवा दिया, थोड़े से लोगों ने हिंदुओं का पलायन करवा दिया कश्मीर से। ये थोड़े से लोग वाला ये जो डायलॉग है ना जितेंद्र जी, ये बड़ा खतरनाक डायलॉग है। और मैं तो 2 दिन पहले एक टेलीविजन चैनल पे था, मैं अकेला था, 5 ये बैठे हुए थे, शांति प्रिय लोग, शांति प्रिय लोग। और अब तो आपको तो मालूम है शक्ल से भी वो कितने शांति प्रिय लगते हैं, ठीक है ना। तो मैंने इनको कहा, मैंने एंकर को भी बोला कि मैंने कहा कि ये असली तो जिहादी ये हैं। बिल्कुल सही सर। तुम तो यार यूसीसी के खिलाफ, वो एनआरसी के खिलाफ इतना कुछ हंगामा किया, दिल्ली राइट्स करवा दिया, अब क्यों नहीं उतरते हो सड़कों पे? कि मुझे मैं शर्मिंदा हूं कि हमारे लोग इस्लाम का नाम बर्बाद कर रहे हैं। धरने निकाले ना। मैंने टेलीविजन से इनसे पूछता हूं कि अच्छा यही बोल दो, चलो इतना बोल दो कि ये गजवाए हिंद, मतलब भारत के वॉर ऑन इंडिया, यही कॉन्सेप्ट को आप मतलब इसको डिसोन करते हो, आप रेपुडिएट करते हैं, वो भी नहीं ये बोलने को तैयार होते हैं। तो ये इनकी बातों पे कभी मत आना।
अभी क्या है कि बड़ी हैरानी की बात है, पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर्स, ये तो कभी किसी ने सोचा ही नहीं था। इसमें नई बात क्या है सर? इसमें कई बात ये जो फिनोमिनन है, ये डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का, ये ग्लोबल पैटर्न है। एक प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक सर्वे किया था, उसमें कहा था कि जो 70% तो दुनिया में जो जिहादी अटैक्स हुए हैं वो इंजीनियरिंग और टेक्निकल ग्रेजुएट्स के द्वारा की गई है। और जहां तक डॉक्टर्स का सवाल है, अरे जाकिर नायक कौन था सर? बिल्कुल डॉक्टर जाकिर नायक एक डॉक्टर था जो कि एक टेलीविजन, एक पीस टीवी से वो पूरे सब कॉन्टिनेंट को रेडिकलाइज कर रहा था। यहाँ तक कि जो ढाका कैफे में जो वो नरसंहार हुआ था, मतलब लोगों को एक लाइन में खड़ा करके उनसे कहा गया कि आप कलमा पढ़ो, जो नहीं पढ़ा उसको कोल्ड ब्लड में मार दिया। वो भी जाकिर नायक के द्वारा इन्फ्लुएंस थे। अयमन अल जवाहरी आई सर्जन था सर। वो सर्जन था। उसने भी अपनी जो मास्टर्स डिग्री जो डॉक्टरेट की थी, उसने वो कायरो यूनिवर्सिटी में से की थी। उसके बाद छोड़ो, अभी कहाँ मिला है जाकिर नायक को? किसने पनाह दी है? मलेशिया डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने। डॉक्टर महातीर मोहम्मद जो है वो भी एक डॉक्टर है। उसने सिंगापुर के किंग एडवर्ड 7 कॉलेज ऑफ मेडिसिन से उसने पढ़ाई की है। और वो तो साफ कहता है कि मैं भैया इस्लाम के रिजिड इंटरप्रिटेशंस में विश्वास करता हूं, और मैं समझता हूं कि दुनिया की जो सारी मसले हैं उसका जो हल है वो इस्लामिक तरीकों से ही हो सकता है। तो सब कोई। और इस आदमी ने, डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने, ये जाकिर नायक को 2016 में इसको मलेशिया का परमानेंट रेजिडेंट बना दिया है। और जबकि उसको यहाँ से देश निकाला हो गया था, ठीक है ना। अब है क्या, मैं आप लोगों को और दर्शकों को इस बात को समझें और इसकी गहराई में जाएं कि क्या है ये, कौन सी प्रवृत्ति है जो कि यहाँ तक ये कर देती है कि लाल किले में इनोसेंट लोगों को जाके लाल किले के विसिनिटी में मार दो, या पूरे दुनिया में, पूरे हिंदुस्तान में आप जिहाद करो, या उसमें जहर डाल दो, इनके पानी में जहर डाल दो, इनके खाने में जहर डाल दो, इनके प्रसाद में जहर डाल दो। तो क्या है जितेंद्र जी कि जब भी आप दहशतगर्दी, टेररिज्म का विश्लेषण करते हैं तो याद रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति में 2-3 क्वोशंट्स होते हैं, और मेनली एक इंटेलिजेंस क्वोशंट होता है जिसको IQ बोलते हैं, और एक होता है आइडियोलॉजिकल क्वोशंट, ठीक है। अब क्या है कि मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस और कम्युनिस्ट, उसमें क्या है कि उनका जो आइडियोलॉजिकल क्वोशंट जो है वो उनके इंटेलिजेंस क्वोशंट पे भारी पड़ता है, क्योंकि ये सिंगल बिलीफ सिस्टम्स, वन बुक सिस्टम्स। अभी आपको मैं इसका उदाहरण बताता हूं। एक रेयर अर्थ सोसाइटी, क्या बोलते हैं, फ्लैट अर्थ सोसाइटी है। तो फ्लैट अर्थ सोसाइटी में बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं। आप विश्वास नहीं करोगे कि देयर आर पायलट्स जो कि एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन कहते हैं। पायलट्स भी कुछ है ये फ्लैट अर्थ सोसाइटी में। वो उसको जस्टिफाई करते हैं कि नहीं, बाइबल कहता है कि अर्थ फ्लैट, कुरान भी तो कहता है सर। हाँ, कि अर्थ फ्लैट है, और उसको इन्होंने बहुत तोड़ मड़ोड़ के पेश किया, नहीं ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उसको जस्टिफाई करना मुश्किल है। तो अब इसको क्या करोगे? उसको तो पायलट का ट्रेनिंग मिला है,
लेकिन उसकी आइडियोलॉजिकल आप रिजिडिटी देखो, हम्म, वो मानने को तैयार नहीं है। आ, एक मिडिल ईस्ट फोरम है, एक मैं पढ़ रहा था, तो एक पाकिस्तान के बहुत डिस्टिंग्विश्ड न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं डॉक्टर परवेज हुड बॉय। ही इज अ वेरी एरुडाइट मैन, इंटेलेक्चुअल है, बुद्धिजीवी है। तो उनसे एक सवाल पूछा कि ये बताइए कि इतनी रिसोर्सेज होते हुए भी, अथाह वास्ट रिसोर्सेज होते हुए भी, और 1 बिलियन पॉपुलेशन के होते हुए भी, ये इस्लामिक वर्ल्ड में कोई विज्ञान का कोई प्रोग्रेस क्यों नहीं? तो मालूम है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा कि 7 सेंचुरीज एगो, 7 सेंचुरी पहले इस्लाम और विज्ञान ने अपने अलग रास्ते पे चल पड़े थे। वो क्यों बोल रहे हैं कि एक पीरियड था इस्लाम में जबकि इन्होंने कहा यार ये सब जाहिल लोग, ये हमको एक मजहब तो दे दिया है इन्होंने, और इसके चले तो हम तो भूखे मर जाएंगे। तो जो आई थिंक अब्बासिड कैलिफेट जो था, जो बगदाद में जिनका वो था, तो उन्होंने कहा यार ऐसे तो नहीं चलेगा ये। उसने कहा ये कि एक ही किताब में सब कुछ है, ये बकवास है। तो उन्होंने कहा यार नॉलेज लाओ, नॉलेज लाओ। तो आप विश्वास नहीं करोगे कि जो अलेक्जेंड्रिया की जो लाइब्रेरी थी उसको भी जलाया था इन्होंने। तो जो भी बच चुका था उसमें, वो भी माथे पर अपने ढूंढो के वो बगदाद लाए। हिंदुस्तान से बहुत सारा कुछ गया, ठीक है ना। यहाँ से बॉटनी का ये गया, जो पंडित कनक थे उनका ये सूर्य सिद्धांत, वहीं से पूरी एस्ट्रोनॉमी निकली। तो वो 200 साल जो एक बड़ा प्रोडक्टिव पीरियड था इस्लाम का, बिकॉज उन्होंने इस्लाम को मतलब वो एक तरह से किताब को ही वो कर दिया था। किताब वो जो किताब की मैं बात कर रहा हूँ कुरान की, इट वाज जस्ट ए पॉलिटिकल टूल। तो वरना वो कहे यार कि जो लाइब्रेरीज हमने जलाए यार, वहाँ पर तो इतना कुछ था। तो काफ़ी इवॉल्व हुआ, काफ़ी तरक्की हुई, उसको कहते हैं गोल्डन पीरियड इन इस्लाम। ये आपके कोई 10 सेंचुरी एडी, उसमें 9 सेंचुरी एडी, 10 सेंचुरी एडी में। और उसके बाद क्या हुआ कि मंगोल्स आए। मंगोल्स ने इनको ठोका, अच्छे से ठोका, तो इनका जो सारा कुछ जो उपलब्धि से वो सब खत्म हो गया, सब खत्म था। क्योंकि वो ऊंट वाले थे, ठीक है, वो उनसे भी बड़े ये वो थे। तो जब उनको ठोका वो सब खत्म हो गया। तो इसीलिए परवेज हुड बॉय जो कह रहा है कि उसके बाद से जो इस्लाम, उसके बाद जो फिर इवॉल्व किया, वो इस्लाम बिल्कुल मर्डरस, बिल्कुल जिसको कहते हैं प्रताड़ित करने वाला, दहशतगर्द वाला इस्लाम इवॉल्व हुआ उसके बाद से, जिसका विज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। तो ये कहता है कि जहां पर भी ये धार्मिक फंडामेंटलिज्म, रिलीजियस फंडामेंटलिज्म डोमिनेट करता है, वहां पे जो आपकी सोचने की जो शक्ति है वो बड़ी कुंठित हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है, सोच ही नहीं पाएगा सर व्यक्ति। अब उनसे ये भी पूछा कि भाई इतने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और ये क्यों मतलब ये इस्लामिक रेडिकलिज्म के तरफ खींचे चले आते हैं? तो परवेज हुड बॉय ने बोला कि हमको विज्ञान, साइंटिस्ट और टेक्नोलॉजिस्ट, ये दोनों के बीच में फर्क जानना चाहिए, समझना चाहिए। हाँ। कहते हैं पढ़े लिखे लोग, साइंटिस्ट पढ़ा लिखा होता है। उसने कहा कि जो उच्च दर्जे के जो साइंटिस्ट होते हैं वो कभी फंडामेंटलिस्ट नहीं हो सकते, जैसे कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। एब्सोल्युटली करेक्ट।
उस आदमी का ही वॉज नॉट ओनली ए साइंटिस्ट, वो उस आदमी का जो ब्रॉड विजन था, विजनरी। मैं एक जितेंद्र जी राष्ट्रपति भवन में एक प्रोग्राम सुनने गया था, मैं किसी के साथ गया था। मेरी बिटिया के गुरु थे, वो जो ध्रुपद गाते थे, तो वो ले गए थे, वो तानपुरा बजा रही थी। तो बहुत छोटी थी वो उस समय, 12 साल उम्र होगी उसकी। तो कलाम साहब बैठे हुए थे और जो वो पूरा जो ताल जो है वो अपने उस पे साथ साथ वो दे रहे थे, ताल दे रहे थे। तो ही वाज, उनका बहुत वाइड विजन था उसमें। तभी तो ये उनको हीरो नहीं मानते। हाँ बिल्कुल, इसीलिए वो वीणा बजाते थे। उनकी जो सोच थी वो मतलब बहुत बड़े सोच वाले आदमी थे। तो यहाँ के जो है ना, जो ये गंदी शक्लों वाले जो आते हैं आप टेलीविजन पे, जिनको देखते हैं, उनको ये आदमी क्यों पसंद आएगा? सही बात, ठीक है। और मैं ये बड़े बड़े अंग्रेजी बोलने वालों से भी मैं पूछता था कि अच्छा ये तो बात सही है यार, सब कुछ ठीक है, आप ये बताओ कि आप क्यों नहीं चाहते थे कि कलाम को सेकंड टर्म मिले प्रेसिडेंटशिप का? कोई जवाब नहीं। वो तो आज भी आप इनसे पूछोगे, मैडम ने मना कर दिया ना। नहीं, मैडम का तो छोड़ो यार, मैडम उसका तो विदेशी महिला का तो गिनती ही नहीं इंसानों में, ठीक है ना। तो उसने कहा कि भाई एक फर्स्ट रेट जो साइंटिस्ट है वो कभी मतलब रेडिकल इस्लाम में बिलीव कर ही नहीं सकता है। लेकिन जो सेकंड और थर्ड रेट के जो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं वो ससेप्टेबल है, वो इसका शिकार बन जाते हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, क्योंकि इनका जो व्यू होता है ना बहुत नैरो होता है। एक आपने उनको हुनर सिखा दी है, बम फोड़ने की, हाँ, उसको बनाने की, उसको आप ज्ञान बोल सकते हो, उसको विद्या नहीं बोल सकते हो, समझे? ज्ञान और विद्या में बहुत फर्क है। आपको अगर बचपन से विद्या अच्छी दी गई है तो विद्या से चरित्र का निर्माण होता है, और फिर आप जब आपको विद्या दी गई है तो आप कोई भी ज्ञान हासिल कर सकते हो, है कि नहीं? तो इसीलिए ये जो मुस्लिम टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स और इंजीनियर्स जिनका मैंने हवाला दिया, वो क्या है कि उनका जो वायरिंग है ना सर ब्रेन का, वो एक तरीके से है, और जो उनके हार्ट का जो वायरिंग है वो दूसरे तरीके से वायर्ड है। हार्ट जो है वो जिहादी है, अंदर से उसमें जिहादी वायरिंग है। और ये जो है वो वाला, वो जो आप इनको पढ़ाते हो इंजीनियरिंग, वो तो द हार्ट टेक्स ओवर द माइंड। आप समझ रहे हो इसकी बात? तो ये कोई लोग जो आश्चर्य करें कि पढ़े लिखे लोग, अरे पढ़े लिखे क्या, पढ़े लिखे है। उसके बाद ये आप देखिए, ये जिहाद की शुरुआत कहां से होती है? घर से। एक माँ बाप सोचते हैं नहीं मेरे बच्चे को इस्लाम सिखाना चाहिए, वही माँ बाप डिसाइड करते हैं कि मदरसे में ये। आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूं कि मैं जब ये किताब लिख रहा था द अनमेकिंग ऑफ नेपाल, तो मैं जनकपुर में रुका हुआ था किसी के घर में, उनका वहाँ एक फ्लैट नेपाल में जनकपुर में। तो आपको तो मालूम है कि जब ये किताब लिखने से मैंने दौरा किया था पूरे नेपाल का, और मैं तराई से शुरू किया था, ठीक है, मधेश रीजन से। तो जहां मैं ठहरा हुआ था ठीक उसके सामने आई थिंक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस का घर था। तो मैं यूं ही कुछ आवाज आ रही थी, तो मैं, वो फर्स्ट फ्लोर था, तो मैं देखा ही कहां से आवाज आ रही है, तो देखा तो एक व्यक्ति करीब
शाम के 7 बज रहे होंगे, वो अपने बच्चों को वो जो ये इस्लामी शिक्षा जो है वो स्कूल से ऑलरेडी आ चुके थे, लेकिन उनके लिए घर में स्पेशल क्लासेस खुद ले रहा था। तो वो जो स्कूल की शिक्षा जो थी वो है कि आपने टेक्नोलॉजिस्ट बनाने के लिए होगी, लेकिन जिहादी बनाने के लिए तो ये वाली शिक्षा चाहिए। तो ये घर से ही शुरुआत होती है। फिर ये आपके, मैं भी सर एक प्रोग्राम देख रहा था, उसमें क्वेश्चन किया गया कि सच्चा मुसलमान कौन? कहता है सच्चा मुसलमान आतंकी, जिहादी, जो प्योरली इस्लाम को फॉलो करने वाला मुसलमान होगा वो जिहादी बनेगा ही बनेगा। अच्छा, वो क्या है? तो चलिए, पहला सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन जो है वो घर है। पेरेंट्स ही डिसाइड करते हैं कि इसको मदरसे में जाना है। उसके बाद अब तो ऑनलाइन ग्रुप्स भी हैं, तो एक स्टेज के बाद वो खुद भी एक दूसरे को रेडिकलाइज कर लेते हैं। स्कूल कॉलेज में उनके जो पीयर्स जो होते हैं वो उनको रेडिकलाइज करते हैं। फिर जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस जो हमारे संविधान के अंतर्गत जो यहाँ पे है, वो सबसे बड़े जिहादी के इंक्यूबेटर्स। अल फलाह यूनिवर्सिटी आ गया ना सर। तो ये होता क्या है कि ये सब मिला के एंटी नेशनल ये करंट जो है वो पैदा करते हैं। ये कभी नेशनलिस्ट हो ही नहीं सकते। तो हमारे उसमें लिखा है वतन के साथ विश्व, ये धोखाधड़ी, वो वतन के साथ क्या वो बगावत, वो कुरान नहीं माफ करता, वो सब बकवास। ये तो साथ में ये भी तो है, बाउंड्रीज नहीं है उनके लिए तो कोई उसके। हाँ, इस्लाम कहता है कि कोई बाउंड्री नहीं है, मुस्लिम बरादरहुड। ठीक है। तो ये है क्या कि आप देखो कि ये डॉक्टर पढ़े लिखे, ये जितने हैं, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर अली अहमद, डॉक्टर उमर जो रेड फोर्ट वाला, डॉक्टर इरफान वकी, ये क्या है? ये आप सोचते हो कि मेडिकल कॉलेज में केवल रेडिकलाइज हुए? अरे सबसे पहले तो ये स्टोन पेल्टर थे। घर वालों ने स्टोन पेल्टर कौन बनाता है? घर की माँ बनाती है। नेपोलियन ने कहा था ना कि गिव मी गुड मदर्स एंड आई विल गिव यू अ गुड नेशन। ये है मदर्स। पहले स्टोन पेल्टर बनाया उसको, स्टोन पेल्टर बनाने के बाद सुसाइड बॉम्बर बना दिया। नहीं, उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज गया और सुसाइड, हाँ, उसने दूसरा तरीका अपना लिया। कहा ना, ब्रेन दूसरे तरीके से वायर्ड हो रहा है, लेकिन हार्ट तो वही वायर्ड है जो माँ ने सिखाया। ठीक है। उसके बाद ये डॉक्टर टेररिस्ट बन जाते हैं। अब ये समझिए कि एक खूंखार जिहादी, एक कम जिहादी, एक नॉर्मल मुसलमान, जो मैं डिग्री ऑफ रेडिकलाइजेशन की बात कर रहा हूं, क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, नहीं, गढ़ दी गई। फर्क एक है, जो खूंखार जिहादी जो है, ये सब का जिसका मैंने नाम लिया आपका, ये सब जो है अपने सनातन रूट से बिल्कुल कट चुके हैं। कुछ ऐसे भी मुसलमान हैं जो पूरी तरह नहीं कटे हैं, उनमें फिर भी थोड़ा बहुत एक तरह की उनकी, वो इतने खूंखार नहीं है अभी, बट वो एज पे बैठे हुए हैं। और एक है जो कि एक कैटेगरी था यहाँ पे, जो कि फिर भी सनातन से कटे तो थे, लेकिन इतना भी नहीं कटे थे कि वो बिल्कुल ही मतलब हिंदुओं को दुश्मन मानने लगे। ऐसा भी एक कैटेगरी था, क्योंकि बिहार में कई मुसलमान थे, मैंने देखा वो छठ करते थे, धोती भी पहनते। अब तो वो देखने को नहीं मिलता। वो तो सब इतना ज्यादा, ठीक है। तो ये हुआ। तो जो सनातन से
अब आप सोचो ना, अभी सुनने में आया कि मोहम्मद रफ़ी जो थे साहब, बहुत बड़े गायक और एक बहुत एक क्या मैं कहूँ, बहुत ही बेहतरीन इंसान जो मैं पढ़ा हूँ और मैं जानता हूँ, बिल्कुल बहुत ही बेहतरीन इंसान। उस आदमी को किसी ने, मौलवी ने जो हज पे गए थे, तो उस मौलवी ने इनको बोला कि अरे आप क्या कर रहे हैं, पहचान गया कि ये बहुत बड़े गायक हैं यहाँ पे। कहता है ये तो इस्लाम में ये हराम है म्यूजिक। एंड ही वेंट इनटू अ डिप्रेशन। उनके बेटे की इंटरव्यू आई है, तो बाद में उनके बेटे ने अभी इंटरव्यू में कहा कि ये समझाया कि मैंने फिर उनको समझाया कि आपको अल्लाह ने ये एक टैलेंट दिया है, इसके अलावा तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आप अपने पेट पे कैसे लात मार रहे हो? ये कहां लिखा है, कौन से कुरान में लिखा है? तो फिर उन्होंने फिर रिज्यूम किया अपना सिंगिंग करियर। तो ये राग तो बिल्कुल सनातन से निकला है। बिल्कुल सर। ठीक है ना? तो वो सनातन ने इनको फिर, सनातन के बिना तो गुजारा ही नहीं है ना भाई। क्योंकि सनातन धर्म नहीं है ना सर, गुरु ग्रंथ साहब जीवन भी भक्ति है, है। गुरु ग्रंथ साहब भी है, उसमें जितने वो आपके वो हैं, पूरी गुरु ग्रंथ साहब, हर उसके स्टैंजा के आगे वो लिखा हुआ है किस राग में इसको गाना है। गुरु नानक देव महाराज बहुत बड़े विद्वान थे संगीत के, और संगीत के इम्पैक्ट को वो समझते थे वो, और वो उनके साथ वो रबाब वाला होता था, भाई मर्दाना जो ये था। तो मैं क्या कह रहा हूं कि जो जितना सनातन से ड्रिफ्ट कर गया, दूर चला गया, वो उतना बड़ा कट्टरपंथी है। और क्योंकि कश्मीर में, मतलब कश्मीर एक, इट वाज अ लैंड ऑफ फिलोसोफर्स। पूरी दुनिया की बुद्धिस्ट काउंसिल वहां पे हुई थी, एक से एक ऋषि और वो निकले, वो ऐसी जमीन थी। तो वहां जिसने अपना मूरिंग्स काटा सनातन के साथ, वो सोचो वो दुनिया का सबसे क्या बोलूं, गंदा, नहीं उसके जैसा दरिंदा जिहादी हो ही नहीं सकता। आप समझ रहे हैं? ये उसी के समान है कि एक मंदिर के पंडित को, जिसके पूर्वज पुजारी रहे हों कई वर्षों से, कई दशकों से, उसको आप इस्लाम में कन्वर्ट कर दो, उसके जैसा दरिंदा कोई नहीं होगा। यही हुआ है कश्मीर में, उसी का परिणाम अब देखने को मिल रहा है। जी जी जी। अब है क्या कि हम सब जानते हैं कि ये सब इन लोगों ने समझ लिया था। क्या है कि पहले मक्का में बहुत सारे लोग आते थे, सबके अपनी देवी देवता होते थे। एक बात तो मानते हो ना आप कि इस पूरी सृष्टि को कोई एक संचालक है, उसको चलाता है। ये तो आप जानते हैं। बिल्कुल सर। अगर संचालक नहीं होता, मेरी बिटिया जो है वो IVF स्पेशलिस्ट है गंगाराम में। तो एक दिन वो मुझसे कह रही थी कि पापा ऐसा क्यों होता है कि ठीक है IVF से आपने जो भी वॉट एवर साइंटिफिक लैटिट्यूड यू हैव, आप ये करते हो, लेकिन फिर भी जो अनुपात होता है लड़के और लड़कियों का, वो अनुपात तो वही रहता है। बैलेंस बना के नेचर रखती है हम। ये कौन चला रहा है प्रकृति? तो जो ये पूरी प्रकृति का संचालक है,
सब ये प्रकृति को मानते ही नहीं नहीं है। नहीं, तो जब इस्लाम आने के पहले जो देवी जैसे वो मन्नत, ये जो दो दो तीन देवियां थी वहां पर, लज्जत मन्नत, तो वो क्या मतलब उनको उनको भगवान का उन पर वो नहीं था, आशीर्वाद नहीं था? क्या वो व्यापार नहीं करते थे? भारत के साथ व्यापार करते थे? क्या उस समय के अरब में कोई उपलब्धि नहीं थी? तो हुआ क्या कि मजहब आया। मजहब को सबसे बड़ा डर इनको था कि पहले ले आओ, अंदर ले आओ मजहब में, और गया तो मार दो उसको, ब्लास्फेमी लगा के। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ी चीज है। आपको मालूम है कि इस्लाम आपने एक बार आपने कबूल कर लिया, आप छोड़ेंगे तो पनिशमेंट इज डेथ। अभी क्या हुआ पाकिस्तान में कि ये ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए, नाबालिग उसको, बहुत बड़ा इशू बन गया। अब उसको वापस नहीं मिली बेटी। वो कहते ये तो आ गई, ये तो जैसे ही इसका निकाह हो गया ये मुसलमान बन गई, और हमारे यहाँ है कि भैया अगर इसको हम वापस करते हैं तो इसको हमको मारना पड़ेगा। तो गदर पिक्चर में तो तारा सिंह ने कर दिया था ना। नहीं, मैं आपको ये जो है मैं हकीकत बता रहा हूं। ये तो क्या है कि ये आपको आना है एक जगह पे, शुक्रवार के दिन आना है, आपने ये करना है, आपने 5 बार नमाज पढ़ना है। ये सब ये है कि इसी डर से कि कोई इससे निकल न जाए, कोई सवाल न पूछे। तो जिस मजहब में आप सवाल नहीं पूछ सकते हो, इतनी आजादी ना हो, उसमें अध्यात्म नहीं हो सकता है। बिल्कुल सही बात सर। उसमें अध्यात्म है। अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी। ठीक है। हम क्या कहते हैं जब हमने आपको ये उदाहरण दिया कि कोई संचालित कर रहा है, हम क्या कहते हैं, प्रकृति को देखो। ये सुंदर तितलियां, क्या पैटर्न है, क्या मोर को देखो, कोयल को देखो कितनी मीठी आवाज। आप कोयल की आवाज सुनो। ये तो ये जो इसका जो नेचर की ब्यूटी है, जो इसकी मिस्ट्री है, जो इसके मैनिफेस्टेशंस हैं, ये सारा कुछ ऐसे लगता है कि मतलब हम मानते हैं, मैं मानता हूं कि यही है डिवाइन का, और क्या प्रूफ। एंड यू शुड थैंक। इसमें डरने की नहीं, सही बात है। क्या तितली से मोहब्बत के रंग को सराहने के लिए हमको किसी का ये चाहिए, हमको कोई किताब चाहिए? क्या आप क्या सोचते हैं कि एनिमल वर्ल्ड में पॉलिटिकल साइंस नहीं है? बिल्कुल है, उनका भी एक तरीका है। कभी पढ़ लीजिएगा कि ऐसे भी बर्ड के कॉलोनीज हैं कि जहां पे मतलब क्रैश चलाते हैं। वो क्रैश में तो समझते हैं, जब वो बच्चों को वो जाके एक जगह पर छोड़ देती हैं, जितने देर वो दिन में वो सब अपना इकट्ठा करती हैं, जो भी खाने पीने का जो सामग्री हो, उसको जाकर वो दे लीव देयर चिल्ड्रन, सॉरी अपना द लिटिल वंस को वो वहाँ बेचती हैं, और कोई वहाँ पर उनकी देखभाल की जाती है, फिर उनको शाम को ले आती है। जो ये आपकी जो ये बीज अपना जो वो बनाती हैं, वो हनी को, उसमें भी एक वो है, वो जो क्वीन बी है, वो इन लोगों को डिटेल करती है कि जाके रिकॉनासेंस करके आओ। फिर वो जाके रिकॉनासेंस करती है, और उसमें पूरा हायर की है। देयर इज पॉलिटिकल साइंस इन द एनिमल वर्ल्ड ऑल्सो।
तो ये देखिए, तो क्या है कि अब हम प्रकृति को हम पूछते हैं, और बहुत सारे सिविलाइजेशन, मैन सिविलाइजेशन, सूर्य की पूजा, भाई बिना सूर्य के तो लाइफ इम्पॉसिबल है, तो हम उसकी क्यों नहीं आराधना करें? हमारे आदिवासी लोग भी जो है वो भी प्रकृति के पुजारी हैं। अब उसको आके आप एक किताब दिखाने लगते हो, तलवार ऊपर। हाँ, नहीं नहीं, उसको ये अपने क्रिश्चियन मिशनरी भी किताब वो है, वो सब पहन के किया। अरे यार, वो तुम कौन सा उसका वो पूजा करेगा? वो तो सूर्य की पूजा कर रहा है। सूर्य भगवान को किसी ने सूली पे नहीं चढ़ाया, और न चढ़ा भी नहीं सकता है, खुद ही चढ़ जाएंगे। और सूर्य भगवान 1400 साल पुराने नहीं है। तुम तो सूर्य भगवान को अगर ठीक से जानते तो ये नहीं कहते कि धरती चपटी है, नहीं। और वो बेचारे उसको, वो गैलीलियो को, उसका तो अभी आपने बताया था कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन है। तो ये कितने साल से ये सब फ्रॉड चल रहा है। तो ये देखिए, वो हमने कहा कि हम कहते हैं ना कि यार तुमको अपने कर्मों का फल मिलेगा यहाँ पे। कई लोगों के लिए यही स्वर्ग है या नरक होता है, ठीक है ना। आप सोचो कि थोड़ा ये लंबा जाएगा वीडियो, लेकिन बातचीत हो रही है, जिसको जितना सुनना है सुने, नहीं सुनना है नहीं सुने। आप एक चीज देखो कि हम कितने इवॉल्व सिविलाइजेशन थे कि चर्चा यही होती थी कि बस केवल किसको मोक्ष मिलेगा और किसको मोक्ष नहीं मिलेगा। जैन जो संप्रदाय जो है, जैनिज्म का एक यही ये था कि उन्होंने ये कहा जाता है वैश्य लोगों की आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। वैश्य लोग को तुमने कहा कि आओ मेरे पास, आओ मेरे फोल्ड में आओ, मैं तुमको मोक्ष दिलाऊंगा। कितनी इवॉल्व सिविलाइजेशन थी। आज भी आपको मालूम है कि बनारस से गंगा कोई पानी नहीं लेता। इसका कारण ये है कि ये माना जाता है कि सब बनारस में मोक्ष के लिए आते हैं, इसलिए उसमें जो भी जीव जंतु, जो माइक्रोस्कोपिक जो ये हैं माइक्रोस्कोपिक बीइंग्स हैं, वो सारे को हक है मोक्ष का। तो इतना ज्यादा इवॉल्व्ड ये था, ये सिविलाइजेशन जो है हमारा। और इतने इवॉल्व सिविलाइजेशन को आके किताब दिखा रहे हो आप, तलवार के साथ सर। तो अभी क्या है सर कि ये कहते हैं कि नहीं, यहाँ स्वर्ग नरक कुछ नहीं, ये कोई नहीं। तुमने अगर इस्लाम के नाम पर कुछ पाप भी कर दिया तो भी तुमको मिलेगा, और 72 हूर आपको वहां मिलेंगे जाके। अब आप किसी को इंड्यूस भी कर रहे हो तो किस 72 हूरों पर लोग क्या कहें? तो उनकी सोच भी तो ऐसी हुई पड़ी है ना, जो ये बात को ल्यूक्रेटिव। और मैं सोचता हूं यार कि ऊपर में ये हूरों की पॉपुलेशन कितनी ज्यादा होगी यार। ये कौन सा प्लैनेट है? ये कौन सा प्लैनेट है? पर वो डॉक्टर को, जो लेडी डॉक्टर थी, उसको क्या मिलेंगे सर? 72 हूरे। एनीवे, तो वो कहते हैं कि नहीं, मतलब ये नेचर वेचर कुछ नहीं है, ये सब कुछ नहीं, संगीत सब ये सब का पर्पस यही था कि बस दिन रात बस आप एक ही उसमें आप ये करो, एकदम जिसको ब्लिंकर्ड विजन होता है ऑफ लाइफ, वो आप फॉलो करो। अभी इसने ये उमर नबी ने, उसका एक वीडियो आया, बड़ा वो अफेक्टेड एक्सेंट से वो बोल रहा था, व्हाट डज मार्टरडम मीन,
martyrdom is a very misunderstood. No, sorry, suicide. What the suicide bombing is a very misunderstood term. It's martyrdom. यह मतलब अपने ये शहीदी का ही है। अरे भाई, martyrdom against whom? किसके खिलाफ मार्टर बनना चाहते हो यार? अपने ही, नहीं, अपने ही देश की। वो जो 13 लोगों को मार दिए वहां, उनके, मतलब तुम मार्टर बन गए? अपने ही वाह रे। मतलब कि अरे सीधे बोलो ना कि हिंदुओं को मारने से मार्टरडम मिलता है। अब उसमें कहेंगे उसमें नहीं, उसमें एक मुसलमान भी था। अरे यार, ये वाला जो ये देखो, इतना कोलैटरल डैमेज ये उसको केटर करके ये चलते हैं, कैलकुलेट करके चलते हैं, ठीक है ना? वही तो मैं कह रहा हूं सर, उनको प्रोटेक्ट करने वाले आते हैं। ये सर कि सुसाइड बॉम्ब मुझे समझ में नहीं किसके। दूसरी चीज है, पाकिस्तान में वहां होता है कि नहीं, इसने ब्लास्फेमी, जब कोई हिंदू नहीं मिलेगा तो अपने आप को दूसरे को मारने लगते हैं। किसने तौहीनी की, ठीक है? ये अहमदिया भी बांग्लादेश में भी हो रहा है, यूनेस्को करवा रहा है कि अहमदिया को नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करो, तो उसके खिलाफ ये मार्टरडम करने लगता है। और कोई ये कहे कि ये इसने बहुत तौहीनी की है, इसने मोहम्मद साहब के उसमें इसने सवाल उठाए, इसको सीधे काट दो, सर तन से जुदा, ठीक है? तो वही सबसे बड़ा सवाल है कि ये मार्टरडम अगेंस्ट हूम? तो हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में तो इट इज ऑफ कोर्स हिंदूज। इसमें लाव लपेट की क्या बात है? सही बात। दूसरी है ये, एक बात बताइए, ये महबूबा मुफ्ती जिसके पिताजी ने अपनी बेटी का किडनैपिंग करवा के, वो भी डॉक्टर थी बाय द वे, किडनैपिंग करवा के ग्लोबल जिहाद को अंदर ले आया, कश्मीर में ले आया। उसकी बेटी भी कह रही है कि ये जो रेड फोर्ट में हुआ वो कश्मीर की गूंज है। ये जो मतलब ये ग्रीवांस है लोगों के, अरे ग्रीवांस कश्मीरी नहीं, किस बात की ग्रीवांस? तुमने तो पहले ही उसको दारुल हर्ब से दारू से इस्लाम बना दिया। 1990 में हिंदुओं को ऐसे निकाल दिया। तो जब दारुल इस्लाम में तुमको क्या तकलीफ है भाई? बना दिया ना, उनको तो बाहर निकाल दिया। लेके कहती फीलिंग ऑफ इनजस्टिस, अरे इनजस्टिस इनसे पूछो, हिंदुओं को से, कश्मीरी हिंदुओं को जिससे निकाला, उसमें से तो कोई नहीं, उग्रवादी नहीं बना, कोई आतंकी नहीं बना, कोई जिहादी नहीं बना। वही मैं कह रहा हूं। इसका मतलब ये तो साफ है, क्लियर है कि टेररिज्म का मजहब होता है। बिल्कुल। और एक और चीज ये है, आपने बिल्कुल सही कहा कि हिंदुओं में से, कश्मीरी हिंदुओं में से तो कोई टेररिस्ट नहीं निकला। हाँ। तो क्या जब मजहब, धर्म से मजहब की तरफ आदमी जाता है, तो क्या वो इंसान से जानवर बन जाता है? शायद नहीं, कंफर्म्ड है। ये तो देख लो ना, ठीक है? तो आपको एक और बात मैं बता दूं कि जो कम्युनिस्ट विचारधारा है या कम्युनिस्ट जो है, वो भी एक मजहब के समान है। इसको भी आप एक तरह से मजहब, हालांकि कार्ल मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मासेस, लेकिन हमारे सब कॉन्टिनेंट, इंडिया में वो नहीं अप्लाई करता है। एक मुसलमान कम्युनिस्ट जो है, वो अपना he wears his Muslim identity on his sleeve, लेकिन हमारे यहाँ जो हिंदू जो हैं कम्युनिस्ट,
ये जब तक ये गाली नहीं देंगे ना अपने पूर्वजों को, अपने सनातन को, हाँ, तब तक इनको कम्युनिस्ट नहीं माना माना नहीं जाता जाता। है, ठीक है ना। तो ये कम्युनिस्ट तो पाकिस्तान और उसमें तो पहले ही ख़त्म कर दिए गए, बांग्लादेश में कब के ये ख़त्म हो गए थे, ठीक है ना। तो सर ये देखिए, ये जो नबी जो था, ये केवल ये वो डॉक्टर टेररिस्ट मॉड्यूल का ये नहीं था, ये कन्वर्जन भी करता था। अल फलाह यूनिवर्सिटी में जहाँ पे ये असिस्टेंट प्रोफेसर था, वहाँ पे ये इनफॉर्मल क्लासेस करता था रेडिकलाइज करने के लिए। हाँ, अब प्रोफेसर साहब ले रहे हैं, स्टूडेंट मानेंगे। भाई नहीं, वो तो उनको जाना ही है, बुरा मान जाएंगे, तो जाते थे लोग। तो कई वहाँ के लोअर स्टाफ, और उसने ये की, एक मणिपुरी लड़की को इसने कन्वर्ट भी कर दिया, उसका नाम भी बदल दिया था, मरियम नाम के। तो अल फलाह जो है, आपने देखा एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन था। अब आपको और क्या प्रूफ चाहिए सर? ये नहीं, ये जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो ड्रामा है, क्या और आपको प्रूफ चाहिए सर, ये जो कि ये सपोर्टर्स एंटी नेशनल, ये जो एंटी नेशनल करंट जो है कंट्री में, वो पैदा करते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान बनवा दिया। जामिया मिलिया इस्लामिया का आपने रोल देख लिया था 2019 में शाहीन बाग में, जिसके कारण दिल्ली राइट्स हुए। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज की मैं बात करूं, है तो वो सरकारी मेडिकल कॉलेज, लेकिन वो डी फैक्टो एक तरह से मुस्लिम्स के लिए वो कॉलेज है। कौन जाएगा वहां पे? डी फैक्टो इट इज अ मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। तो आप देखिए वो क्या पैदा कर रहा है। अब अल फलाह यूनिवर्सिटी को भी आपने देख लिया, ये क्या है नौटंकी। क्यों चाहिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस? अभी JNK में माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट, एक उन्होंने एक यूनिवर्सिटी, हाँ, श्राइन बोर्ड ने एक वो खोला है। उसके मेडिकल कॉलेज में जो एंट्रेंस में जो 50 कैंडिडेट्स थे, उसमें 42 आर मुस्लिम्स। प्रसाद मतलब चढ़ावा हमारा सनातनियों का, और आप जिहादी पैदा कर रहे हो हमारे पैसे से। ये कहाँ का ये है? वही तो सर मैं कह रहा हूँ कि जिस टाइम राम मंदिर की बातें होती थी तो विचार आते थे, यहाँ यूनिवर्सिटी बनवा दो, कॉलेज बनवा दो, स्कूल बनवा दो, राम मंदिर का झगड़ा खत्म करो। यूनिवर्सिटी बना के देख ली ना सर, यूनिवर्सिटी बना, क्या निकल रहे हैं वहां से। यूनिवर्सिटी बना के दे दो कि मतलब ऐसे डॉक्टरों के पास आप चले जाओ, वो पता नहीं क्या आपका किडनी भी निकाल ले, वो भी निकाल ले, काफिर का किडनी ही निकाल लो, कुछ भी कुछ भी कर लो। यूनिवर्सिटी से डॉक्टर। दूसरी चीज क्या हुई है सर कि ये एक चीज बिल्कुल क्लियर है, जो भी अनरावल किया है, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी या कश्मीर सेंट्रिक जिहाद जो थी, जो वहाँ से हो रही थी संचालित, उसका जो सेंटर है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, वो शिफ्ट कर गया है नेशनल कैपिटल रीजन में। और वो पूरा जो इकोसिस्टम है, इसमें आप देखोगे, ये अब देखना जो छटपटाहट नजर आती है। नहीं इनकी आप देखोगे मेवात का रीजन, उसके भी कितने स्ट्रॉन्ग फुटप्रिंट्स है। सब डॉक्टर्स वहाँ ये जो मॉड्यूल वाले जाते हैं वहीं पे नू में, तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी शिफ्ट कर गया है। इसमें शामली, वेस्टर्न यूपी, आज मैं समय नहीं है, देवबंद, एक डॉक्टर सहारनपुर में प्रैक्टिस करता था, ठीक है ना। तो आप देखोगे कि यहाँ पर पूरा नेशनल कैपिटल रीजन में इन लोगों ने, जो कश्मीरी टेररिस्ट जो हैं और बाकियों लोगों को मिला के, इन्होंने एक पूरा जो एक इकोसिस्टम इन्होंने तैयार कर लिया था। दूसरा क्या है कि 2 और डायमेंशंस इसमें आए हैं, नए डायमेंशंस, और वो हैं ये लेडी डॉक्टर शाहीन सईद। एक महिला को देखो यार, हस्बैंड छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, अपना इसका भाई जो है
उसको डॉक्टर परवेज अहमद, इसका भाई का, वो भी डॉक्टर था, उसको छोटे भाई को रेडिकलाइज कर दिया। पता नहीं कितने ट्रिप्स मारे पाकिस्तान के इसने। और वो जो मसूद अजहर की जो सिस्टर जो है सादिया अजहर, उसको उसके साथ इसके ये संपर्क में थी, जिसने वो क्या जमायते मोमिनात जो विमेंस विंग खोला है उसके साथ थी। उसके अलावा एक सबसे बड़ी चीज़ है यह बायोलॉजिकल वॉरफेयर, जो ये अहमदाबाद में आपको पकड़ा गया है, डॉक्टर मोहिउद्दीन। चलो सर, मैं बहुत वही तो मैं कह रहा हूँ, उसको तो 72 उर्रे मिल जाएंगे मोहिउद्दीन को, वो लेडी डॉक्टर को क्या मिलेगा? ये सर एक थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। तभी उसने अब शायद उसको, हाँ ये है, एक हस्बैंड से शायद काम नहीं चल रहा था, उसको छोड़ दिया, तो 72 शायद मिलेंगे। हो सकता है सर, पूछना पड़ेगा किसी पढ़ना पड़ेगा इस्लामिक थोड़ा। स्कॉलर से। हाँ, तो ये डॉक्टर अहमद मोहिउद्दीन जो था, ये कैस्टर सीड से ये राइसिन निकाल रहा था। और ये क्या था कि इसका इरादा था कि हिंदुओं के खिलाफ उनके खाने में, उनके पानी में, मंदिरों में प्रसाद में ये डालना है। और ये एक ऐसा पॉइजन है, मतलब जो इससे पॉइजन एक्सट्रैक्ट होता है, जो राइसिन जिसको कहते हैं, इतना टॉक्सिन है ये एक तरह का, इसका कोई एंटीडोट नहीं है। बायोलॉजिकल वारफेयर करके, बायोलॉजिकल वॉरफेयर, ये एरोसॉल या मतलब ये खाने के मीडियम, ये सबसे इसको डिलीवर किया जा सकता है। फिर इसमें एक जासिर बिलाल वानी, उसने ये कबूल किया है कि हम ड्रोन्स का इस्तेमाल के लिए पर काम कर रहे थे, और रॉकेट्स, मिनी रॉकेट्स पे, ठीक है। तो अभी हुआ क्या है सर, इसके पीछे का आप कारण समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद और उसके पहले पाकिस्तान ये चीज़ समझ लिया था कि हम युद्ध के मैदान में हम भारत पर काबू नहीं पा सकते हैं, हम दारुल इस्लाम नहीं बना सकते हैं भारत को। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि अच्छा, दूसरा क्या हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर में इनका वो न्यूक्लियर ब्लफ भी चला गया। तब इन्होंने कहा कि ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर करो। और आप सोचो कि किस स्तर की घृणा है इनके। और ये कवरिंग फायर जो देने वाले हैं, कोई इनको शर्म नहीं, किसी तरह का इनको मलाल नहीं, किसी तरह की ग्लानि नहीं। और 2014 जो आखिर जो पिछली बार जो हुआ था 2014 में, ये इस तरह का अटैक दिल्ली में हुआ था, तब तक और आज हमने सोचा कि शायद हम चीज़ों पे शायद कुछ बदलाव आया है, लेकिन नहीं। ये जिहादी टेरर का आर्किटेक्चर सर वो था, इंटैक्ट था। वो जिहादी मानसिकता कभी टूटी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सर। वो तो बल्कि अब मैं आखिरी उस पे आता हूँ, जो आपने कहा कि जिहादी टूट ही नहीं सकती। तो हल क्या होगा फिर सर इस समस्या का? बस किताब नहीं बदली, कुछ भी नहीं बदला, सोच नहीं बदली, तो बड़ी ना कि डी रेडिकलाइजेशन की बात होती है। 1400 साल की इस्लामिक हिस्ट्री में आप एक वाक्य बता दो डी रेडिकलाइजेशन का। सर अभी आपने अगर डी रेडिकलाइजेशन इराक का एग्जांपल नाम की कोई चीज हो ना, अगर स्कोप होता है डी रेडिकलाइजेशन का, इस्लाम कब का खत्म हो गया होता। आप इस बात को समझ लो, इस्लाम जिंदा ही है रेडिकलाइजेशन, क्योंकि रेडिकलाइजेशन से टेरर पैदा होता है, और टेरर से फिर वो लोगों में खौफ, और इसलिए इस्लाम जिंदा है। अगर डी रेडिकलाइजेशन का ऑप्शन होता, लोगों ने जैसे ये कायदानी मूवमेंट जो है अहमदियास का, वो चला था, उसका ये था डी रेडिकलाइजेशन भी एक वो था, उसको देखो क्या हश्र हुआ उसका, सब जगह से वो ठीक है।
दूसरा है कि ये स्कॉलरशिप देना, देखो क्रिकेट टीम में देखा ना, क्रिकेट टीम में देखो कितने, आपने देखा ना वो क्रिकेटर क्या है, यूसुफ पठान हाँ है, उसको क्रिकेट भी खिलवाया, सब कुछ किया, ये देखो भारत के लिए क्रिकेट खेल रहा है। अरे वो अपने लिए क्रिकेट खेल रहा है यार। अगर ये नहीं होता तो वो वहां से गुजरात से उठ के गया, जाके अपना इस्लामिक क्रेडेंशियल्स को भंजाने के लिए वो गया इलेक्शन लड़ने वहां से, वेस्ट बंगाल से, और उसको जिताया। जीता वो सब, जिताया। बंगाली नहीं बोलता है, लेकिन मुसलमान के लिए बंगाली और पंजाबी और गुजराती क्या, मुसलमान मुसलमान है। ठीक है। उसके बाद आप स्कॉलरशिप्स दे दो, यूनिवर्सिटीज कितना भी डेवलपमेंट आप कर दो, ठीक है ना, आप ये सब चीज़ें दोगे ना, स्कॉलरशिप दोगे, यूनिवर्सिटी, इनका जो एपिटाइट होता है ना जिहाद के लिए, वो और बढ़ता जाता है। तो अब आप देखो, मैंने आपको खिलाफत मूवमेंट का मैंने कहा, डायरेक्ट एक्शन डे का कहा, मोहनदास करमचंद गांधी ने खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था, और वहीं से पाकिस्तान की बुनियाद उन्होंने नींव डाल दी थी। ठीक है। आज 100 साल के बाद आज क्या हो रहा है? एक नया पाकिस्तान। खिलाफत मूवमेंट किसके लिए हुआ था? कि तुर्की का खलीफा हमारा बाप है। ठीक है, हमारा बाप वही है, इसलिए हुआ था। बाप जी तो खत्म हो गए उस समय, अब एर्दोगन इनका नया बाप आया है, समझे, 100 साल के बाद। और आप फिर देख रहे हो तुर्की का इसमें बहुत बड़ा रोल आ रहा है यार। नो, यहाँ से ये लोग जितने ये नबी वगैरह, इन्होंने मुजम्मिल, ये इन्होंने तुर्की कई बार गए यहाँ पे। अब आपको समझ में आ रहा है कि वो आमिर खान का तुर्की जाना और ये सब, और कई लोगों का, जो नुपुर शर्मा के साथ जिसका वो हुआ था, वो मेरे साथ भी टेलीविजन पे कई बार, रहमानी, पहले जमायते इस्लामी में था, फिर एसडीपीसी में आया, वो भी तुर्की की बहुत यात्रा कर रहा था, करता रहा है। तो माननीय जज साहब लोग को तो ये सब चीज़ें समझ में आती नहीं। ठीक है, एनीवे, तो वो आज एक की बेनिफैक्टर बन गया है इन लोगों का, पूरे ये मुस्लिम्स इन द सब कॉन्टिनेंट। वो कहता है कि भैया मैं एक क्या न्यू ऑटोमन, जो वो ऑटोमन खत्म हो रहा था, न्यू ऑटोमन डॉक्ट्रिन लेके चले एर्दोगन जो है। देखो कैसे चीज़ें, इट कम्स फुल सर्कल। तो ऐसा है सर कि ये समझ लीजिए कि जिहाद जो है वो इवॉल्व करता है, जिहाद अडेप्ट करता है, और ये हमेशा रिस्पेक्टेबिलिटी के पर्दे में ये काम करता है। ठीक है ना, यूनिवर्सिटी के उसमें करेगा, इंजीनियरिंग कॉलेज के उसमें करेगा, वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के आड़ में करेगा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट को, हाँ बिल्कुल सर, हमारे दर्शक जानते हैं वाइस प्रेसिडेंट को। कलाम साहब को ये नहीं बनाना चाहते थे, लेकिन वाइस प्रेसिडेंट को चाह रहे थे कि इसको मतलब 4-5 टर्म और मिल जाए तो अच्छी बात है। ठीक है ना, प्रेसिडेंट बन जाए तो और अच्छी बात। वो विदेशी महिला ने तो यही कोशिश की थी। ठीक है, कलाम से उसको चिढ़ थी, कलाम साहब से, लेकिन ये इसके लिए उसको बहुत सहानुभूति थी। तो देखिए क्या है ना, कि आपने पूछा कि इसका सल्यूशन क्या है। जब तक आप मजहब को नहीं एड्रेस करेंगे, कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा। और दुनिया में एक आप ही हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि गजवाए हिंद सिर्फ, और कहीं नहीं, गजवाए अमेरिका नहीं है, गजवाए ब्रिटेन नहीं है। तो आपको मजहब को एड्रेस करना पड़ेगा, चाइना की तरह। हाँ बिल्कुल, एंड नॉट मेयरली मुस्लिम्स। मुस्लिम तो प्रोडक्ट है मजहब का। तो मुस्लिम पर फोकस आपका बिल्कुल गलत फोकस है कि इनको अंग्रेजी बोलना आ जाएगा, इनको ये करना आ जाएगा। अंग्रेजी बोलना आ जाएगा तो लव जिहाद करेगा जाके। जिहाद तो किसी न तरीके से करेगा ही। बिल्कुल।
तो हमको मज़हब को एड्रेस करना है, नॉट मुस्लिम्स। और अगर इस चीज़ को हम नहीं समझें तो हमारी बर्बादी तय है। व्यूअर्स, मैं तो जो बात सर की बात से समझा हूँ, सनातनी हमें सिखाया जाता है इस्लाम इज़ ए रिलीजन ऑफ पीस, पर वो पीस की स्पेलिंग शायद गड़बड़ हो रही है। PEAC वाला है, PIEC वाला है, वो ज़रा गौर करने वाली बात है। थैंक यू सर, थैंक यू व्यूअर्स। बहुत बहुत धन्यवाद।